हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 चैप्टर 4 लेक्चर नंबर है 3। और इसमें जो टॉपिक बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्टेलर एनर्जी। स्टेलर एनर्जी, स्टेलर एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी जनरेशन इन सन एंड स्टार्स, यानी सन और स्टार्स में किस तरह से एनर्जी पैदा होती है उस पर बात आपको बता रहे हैं। तो देखो जरा समझो बच्चों। देखो बेटे, ऐसा है, दो साइकिल्स हैं, यानी दो तरह से बेसिकली एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है फ्यूजन से। किससे? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन में भी दो तरह से फ्यूजन प्रेस्क्राइब किया जाता है। एक को कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल और दूसरी को कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल या हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल। क्या नाम बताया दूसरी का? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ये दो बेटे तरीके हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अलग अलग स्टार्स में कैसे होते हैं जरा समझो। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल जो है वो बेटे वहां पर प्रीफर्ड होती है जहां स्टार का टेम्परेचर ज़्यादा हो। ज़्यादा का मतलब होता है करीब करीब ये मान के चलो 2 करोड़ केल्विन से भी ज़्यादा, है ना। तो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल वहाँ प्रीफर्ड होती है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है। और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इसकी तुलना में कम टेम्परेचर पर भी हो जाती है, यानी 1 करोड़ केल्विन से ऊपर टेम्परेचर हो तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल आसानी से हो जाती है। इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें अपने सन की, तो अपने सन में इनर कोर का टेम्परेचर, जो अंदर वाली सबसे गर्म सतह है इनर कोर, उसका टेम्परेचर इस तरह का है कि वहाँ दोनों ही रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी 50-50% है। यानी कार्बन नाइट्रोजन साइकिल भी वहाँ हो सकती है क्योंकि टेम्परेचर इतना है, और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल भी सन के अंदर हो सकती है। दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% है। एक और बात बता दूं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, जैसे कोई स्टार का शुरुआत में जनरली प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होती है। शुरुआत में कौन सी साइकिल होती है? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। और जब स्टार काफ़ी यंग हो जाता है और अपने ओल्ड एज की तरफ जा रहा होता है, उसका टेम्परेचर काफ़ी हायर तब तक हो चुका होता है, तब जो बाद वाले दिन होते हैं, यंग होने के बाद वाले दिन, तो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल को ज़्यादा प्रीफरेंस मिलता है। यानी शुरुआती दिनों में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को प्रीफरेंस मिलता है और बाद वाले दिनों में कार्बन नाइट्रोजन साइकिल को प्रीफरेंस मिलता है। तो दोनों में ये थोड़ा सा बेसिक अंतर है, ठीक है। ये साइकिल जो है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, ये बेटे बैथे ने प्रेस्क्राइब की थी 1938 में। किसने प्रेस्क्राइब की है? बैथे ने। कब प्रेस्क्राइब की थी? 1938 में। अब इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान करने पड़ेंगे। तो देखो इस तरह से कार्बन नाइट्रोजन साइकिल होती है 1H1, और इसमें सबसे पहले कार्बन जुड़ता है 6C12। अब आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? 7N13 और प्लस Q। नाइट्रोजन क्यों बन गया? क्योंकि एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को पहचाना जाता है, 7 नंबर नाइट्रोजन का होता है। Q माने एनर्जी रिलीज होती है कुछ, ठीक है, इसे Q1 मान लो क्योंकि आगे भी स्टेप्स में एनर्जी रिलीज होगी। सेकंड स्टेप में क्या होता है? 7N13 जो बना है ना, ये जो नाइट्रोजन बनी है 7N13, इससे बनता है 6C13, यानी कार्बन बनता है, 6 नंबर हो गया तो कार्बन, और एक पॉजिट्रॉन बनता है। एक क्या बनता है? प्रोजिट्रॉन। यानी नाइट्रोजन टूट जाता है कार्बन में और एक पॉजिट्रॉन में। तीसरे स्टेप में क्या होता है? 1H1 और 6C13 मिल जाते हैं, और क्या बनता है भाई? बनता है आपका 7N14, और एनर्जी रिलीज होती है Q2। एनर्जी रिलीज होती है Q2। फिर चौथे स्टेप में क्या होता है बच्चों वो समझो। 1H1
हाइड्रोजन 4 बार मिलना है, अभी एक बार मिला है, 2 बार, तीसरी बार अभी एक बार और मिलेगा, तो 1H1 प्लस 7N14 ये मिल जाते हैं और बनता है 8O, O माने ऑक्सीजन, 8O15 और एनर्जी रिलीज होती है Q3। अगले स्टेप में 8O15 जो है ये बेटे टूटता है और बनता है 7N15 और एक पॉजिट्रॉन फ्री होता है। कुल मिला के 2 बार पॉजिट्रॉन फ्री होना, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। अब 7N14 से एक हाइड्रोजन या एक प्रोटॉन और जुड़ता है 7N, किससे भाई, 7N15 से, और बदले में प्रोडक्ट क्या बनेगा, 6C12, ये कार्बन बन जाएगा और हीलियम 2He4। इस तरह से स्टेप्स होते हैं। अगर इसकी फाइनल यील्डिंग देखें कि क्या हमें फाइनली मिला, तो जरा ध्यान दीजिएगा। फाइनल यील्डिंग के लिए आप देखिए भाई, जरा ध्यान से देखते चलिए, 6C12 यहां था और 6C12 ये है, कैंसिल हो गया। LHS और RHS में आप कैंसिल कर सकते हैं। 7N13 से 7N13, 6C13 से 6C13, 7N14 से 7N14, 8O15 से 8O15, 7N15 से 7N15। अगर ये कैंसिल होने के बाद देखिए अब बचा क्या, तो आप देखिए क्या बचा, 4 बार तो आपके पास हाइड्रोजन बची, 1 2 3 4, तो 4 बचे 1H1। ओके, और इनसे क्या मिला आपको, देखिए जरा, इनसे आपको मिला है जो, वो देखिए 2He4 मिला, हीलियम, और 2 पॉजिट्रॉन मिले, एक पॉजिट्रॉन ये रहा, एक पॉजिट्रॉन ये रहा, तो 2 मिले पॉजिट्रॉन्स, 1E0 प्लस 1E0, और एनर्जी फ्री हुई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, पॉजिट्रॉन के साथ भी यह एनर्जी फ्री होती है Q4। इन सारी एनर्जीज को जोड़ोगे तो ये एनर्जी होती है लगभग 24.7 MeV। कुछ किताबें 24.6 भी लिख देती हैं, कुछ किताबें 24.7 लिखती हैं, तो 24.7 MeV ये बेसिक हमारी इक्वेशन है। तो इस तरह का रिएक्शन होता है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में। अब बताओ, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल कहाँ प्रीफर होती है, जो स्टार्स में बाद वाले दिनों में, शुरुआती वाले दिनों में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल प्रीफर होती है, बाद वाले दिनों में कार्बन नाइट्रोजन साइकिल प्रीफर होती है। कम टेम्परेचर पर, थोड़े से कम टेम्परेचर, कम का मतलब है दोनों की तुलना में कम, है ना, तो कम टेम्परेचर पर पहले कौन सी रिएक्शन ट्रिगर होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से ऊपर टेम्परेचर पर, है ना, हाई टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन ट्रिगर होती है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। हमारे सन में कुछ टेम्परेचर इस तरह का है ना, कि उसमें दोनों रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी बराबर से है, दोनों ही रिएक्शन उसमें हो सकती हैं, और सारे स्टार्स में एनर्जी का सोर्स ये न्यूक्लियर फ्यूजन ही माना जाता है। अब मैं दूसरी साइकिल की चर्चा कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इसको भी समझो, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में, इसमें भी आप देखेंगे फाइनल यील्डिंग एक सी है, तो नाम लिख दे रहे हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। फाइनल यील्डिंग, एनर्जी रिलीज दोनों में बराबर होगी। इंटरमीडिएट स्टेप्स थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। तो जरा देखिए भाई क्या होता है, 1H1 अगर डिटेल लिखे तो 1H1 में ऐड हुआ 1H1, यानी 2 प्रोटॉन मिले, और बदले में बनेगा 1H2, एक पॉजिट्रॉन बनेगा 1E0, और एनर्जी रिलीज होगी Q1। बट फिजिक्स की रिएक्शन बहुत आसान होती है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1 और 1 2, 1 और 1 2, ऊपर जोड़ोगे 1 और 1 2, तो 2 और 0 2, बस इतना सही चेक करना होता है, और कोई बहुत बड़ा इस तरह से केमिस्ट्री की तरह ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है। अब क्या होता है भाई, 1H2 और 1H2 मिलकर, कौन कौन, 1H2 और 1H2 ये मिलकर क्या बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं 2He3। क्या बनाते हैं भाई, 2He3।
2He3 बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। एनर्जी कितनी रिलीज होती है? Q2। कितनी एनर्जी रिलीज होती है भाई? Q2। फिर 1H1 मिलता है 2H किससे भाई? 1H1 और 1H2। ये 1H1 है बेटा, 1H2 नहीं, ये 1H1 है, तभी तो पूरा होगा नंबर। 1 और 1 2, 1 और 2 3, ये 1H1 है। अब 1H1 और 2He3 यानी ये वाला प्रोडक्ट, ये मिलकर बनाते हैं फाइनल में क्या बनाते हैं बताओ? 2He4 और एक पॉजिट्रॉन, और एनर्जी रिलीज होती है Q3। अगर इन पूरी रिएक्शन को सम अप करके फाइनल यील्डिंग देखें तो क्या मिलेगी, जरा अब आप चेक करो। देखो बेटा, 1H2 से ये 1H2 कैंसिल, 2He3 से ये 2He3 कैंसिल। देखो कितनी बार 1H1 यूज हुआ? 1 2, ये 1H1 है, 3 और ये 4, तो 4 बार यूज हुआ प्रोटॉन 1H1, और उससे बदले में मिला क्या? 2He4 मिला, हीलियम बन गई, और 2 पॉजिट्रॉन फ्री होते हैं, 2 पॉजिट्रॉन्स 1E0, और ये जो एनर्जी है इनका सम अभी बताया था 24.7 MeV। इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अगर कोई निकालना चाहे एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन, एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन, तो ये काफ़ी ज़्यादा होती है, निकाला भी था मैंने। 24.7 में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं 4 1 जा 4, तो 4 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.15 MeV पर न्यूक्लियॉन। इतनी एनर्जी बच्चों रिलीज होती है। ठीक है भाई, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, दोनों को मैंने कंपेयर कर ही दिया है। अब बच्चों एक टॉपिक और पढ़ना है, रेडिएशन हजार्ड्स। तो रेडिएशन हजार्ड समझो ये क्या है, बड़ा आसान है, एक एक लाइन के हैं, बस खत्म करने वाले हैं चैप्टर को। रेडिएशन हजार्ड्स, देखो बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो रेडिएशन निकलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से या रेडियो एक्टिविटी में, है ना, या न्यूक्लियर रिएक्शन से, ये रेडिएशन बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। ये आदमी में शुरुआती एक्सपोजर पर भी उसमें कई तरह के कैंसर्स कॉज करते हैं, जिनका कोई ट्रीटमेंट आगे नहीं होता है और आदमी की मौत हो जाती है। इसके अलावा ये रेडिएशन इतने खतरनाक होते हैं कि ये बेटे आदमी के जीन्स में, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके जीन्स में म्यूटेशन कर सकते हैं, और आपको पता है जीन्स का कोड वगैरह ये सब गलत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जीन्स का कोड ही गलत हो गया तो आदमी के 2 की जगह 3 आँखें, चेहरा भद्दा और ख़राब, है ना, नाक कहीं का कहीं, तो इस तरह पूरा जीनोम कोड बदल के बड़ा विकृत इंसान पैदा होगा। इस तरह से बेटे ये रेडिएशन बेहद खतरनाक होते हैं। इनसे एक ही उपाय है बचने का, वो क्या है, ये रेडिएशन से एक्सपोजर ना हो। इसका तरीका ये है कि ये रेडिएशन ज़्यादातर लेड, पीबी माने लेड, लेड के आर पार नहीं जा सकते हैं। तो आप लेड एप्रन पहने, कई सारे लेड एप्रन पहन के वर्क करें, सारा काम रिमोट डिवाइस से करें ताकि आपको इन चीज़ों के पास ना जाना पड़े, रिमोट के सिग्नल से सारा काम हो जाए। और इसके अलावा आप जो जहाँ पर रिएक्टर वगैरह होता है वहाँ पर बहुत मोटी आरसीसी की दीवार बनाई जाती है, 10 मीटर मोटी दीवार होती है ताकि रेडिएशन उसके आर पार ना जाए। लेकिन बेटे इन सब के बाद भी ये रेडिएशन कहीं ना कहीं बेटे फैल ही जाते हैं और ह्यूमन बींग्स को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो ये रेडिएशन बेहद खतरनाक होते हैं। एक बार मैं बुक में तुम्हें दिखा देता हूँ, रेडिएशन हजार्ड्स। तो ये है, देखो रेडिएशन हजार्ड्स। थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियर दिखाई देगा। आप अपनी बुक में पढ़ भी सकते हैं। तो देखो एक बार मैं पढ़ देता हूं। द एक्सपोजर टू रेडिएशन इंड्यूसेस जेनेटिक इफेक्ट्स। द स्ट्रॉन्ग अल्फा रे एक्सपोजर कैन कॉज लंग कैंसर।
द एक्सपोजर टू फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन्स कैन कॉज ब्लाइंडनेस। द एक्सपोजर टू न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स कैन कॉज डैमेज टू रेड ब्लड सेल्स। तो ये इस तरह पढ़ेंगे आप, कितने डिसास्टर्स इफेक्ट ये करते हैं। अब इनके से बचने का उपाय क्या है वो मैंने अभी बोले थे, एक बार मैं बोल देता हूँ यहाँ लिखे हुए। द रेडियो आइसोटोप्स आर ट्रांसफर्ड इन थिक वॉल्ड लेड कंटेनर्स। लेड के कंटेनर्स में इनको लेके जाया जाए, क्योंकि ये लेड के आर पार नहीं जा पाते हैं, है ना। और एंड आर केप्ट इन रूम्स विद थिक वॉल्स ऑफ लेड। और जिस रूम में रखा जाए उसकी दीवारें भी लेड की होनी चाहिए, काफ़ी मोटी दीवारें हों। द रेडियो आइसोटोप्स आर हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस। अभी बताया था इनके पास नहीं जाना है, तो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस का यूज़ करिए। और वर्कर्स आर आस्क्ड टू वियर लेड एप्रन्स। और जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें लेड के ही कपड़े बने हुए पहनाने पड़ेंगे। एप्रन्स जो हैं, ऊपर जो कपड़े पहनेंगे, है ना, तो वो लेड के बने होने चाहिए। द रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ऑफ द वर्क एरिया इज अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। अगर कहीं पर ये रेडिएशन ज़्यादा है ना, तो उस एरिया में बिल्कुल आना जाना आप प्रोहिबिटेड रखिए। अब एक टॉपिक पर और चर्चा कर लेते हैं, थोड़े छोटा सा लास्ट टॉपिक है ये, न्यूक्लियर हॉलोकास्ट। क्या लिखा है, पढ़ने में आ रहा है, न्यूक्लियर हॉलोकास्ट, HOLOCAUST, न्यूक्लियर हॉलोकास्ट। देखो बेटे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है, इसमें दो तरह के बॉम्ब्स जो है दुनिया ने बना रखे हैं। एक है एटम बॉम्ब, जो कि न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, और एक है हाइड्रोजन बम, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखो थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ कौन कौन से बम है भाई। एक है, ये वापस कर दे रहे हैं जूम, तो देखो जरा, एक कौन सा बम बोला बेटा, हाइड्रोजन बम, और एक कौन सा है, एटम बम। तो एटम बम जो है, टॉपिक का नाम न्यूक्लियर हॉलोकास्ट है, थोड़ा सा लाव लिख देता हूँ, न्यूक्लियर हॉलोकास्ट। तो जो एटम बम है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, आंसर न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, फिशन का मतलब समझ ही रहे हो। 92 यूरेनियम 235 is bombarded by a neutron and barium and krypton are formed and with a release of 200 MeV of energy, है ना, और 3 न्यूट्रॉन भी बनते हैं। तो वो वाला प्रोसेस है न्यूक्लियर फिशन। और जो बेटे इससे भी 7 गुना ज़्यादा खतरनाक, बहुत बड़ा खतरनाक है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, आंसर ये वर्क करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए टेम्परेचर पहले कितना होना चाहिए, 1 करोड़ केल्विन, है ना, तभी ये रिएक्शन ट्रिगर होती है, तभी ये रिएक्शन शुरू होती है। तो इसके लिए पहले एटम बॉम्ब चलाया जाता है। एटम बॉम्ब से इतनी ज़्यादा टेम्परेचर कुछ देर के लिए मेंटेन किया जा सकता है, और उसी दौरान हाइड्रोजन बॉम्ब चलाया जाता है। तो याद रखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब चलाने के लिए डायरेक्टली नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले एटम बम चलाया जाता है, फिर हाइड्रोजन बॉम्ब चलाया जाता है। तो ये फ्यूज़न के प्रिंसिपल पर ये जो रिएक्शन है ना, स्टेलर एनर्जी का सोर्स वाली रिएक्शन, इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। और याद रखिए, फ्यूज़न जो है ये ज़्यादा डिसास्ट्रस है, इससे 7 गुना ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। जितनी एनर्जी इसमें पैदा होगी, सेम जो पर न्यूक्लियन एनर्जी है 7 गुना ज़्यादा इसमें पैदा होगी। पर न्यूक्लियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये समझो बेटा, ये इतने ज़्यादा खतरनाक हैं, आप एक आइडिया समझो कि अगर हम 10,000 टन TNT ले लें, कितना कहा भाई, बोलो, 10,000 टन TNT, या 20,000 टन ले लो, चलो 20,000 टन TNT। TNT जानते हो, ट्राई नाइट्रोटुलीन, 20,000 टन। टन समझते हो, 1,000 किलो को टन कहते हैं।
एक ट्रक में लगभग 10 टन के करीब सामान आ जाता है। तो ये समझ लो 2000 ट्रक भरकर हम टीएनटी ले लें, 2000 ट्रकों में टीएनटी भरा है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सप्लोजिव माना जाता है, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलिन। और इसको एक साथ बस्ट कर दिया जाए और सिर्फ एक 50 किलो यूरेनियम ले लें, 50 किलोग्राम, छोटा सा टुकड़ा ही होगा। 50 किलोग्राम यूरेनियम भारी होता है, तो कोई बहुत जगह नहीं गिरेगा, जरा सी जगह में आ जाएगा 50 किलो यूरेनियम। तो 50 किलो यूरेनियम ले, सिर्फ 50 किलो की बात कर रहा हूं। तो दोनों की एक्सप्लोजिव पावर बराबर होती है, ठीक है। और इतना सा यूरेनियम ही आप ये समझ के चलिए कि इंडिया के नक्शे में से दिल्ली को हटाने के लिए लगभग सफिशिएंट है। और बेटे जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जिन्हें सुपर पावर्स कहते हैं, लाइक अमेरिका, रशिया, है ना, चाइना, इन लोगों के पास इतने एटम बॉम्ब हैं कि ये हर तरह की पूरी तरह से दुनिया को कई बार पूरी तरह से हर तरह की लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं। इतने एटम बॉम्ब इनके पास हैं। अभी इनके पास जो रेडी में इतने एटम बॉम्ब हैं कि दुनिया में हर तरह की लाइफ को, जितने भी तरह की लाइफ है, उनको ये पूरी तरह से कई बार, मोर देन 100 टाइम्स, हर तरह की लाइफ को ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतना इन लोगों के पास ये हथियार हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर एक बार लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो ये एटम बॉम्ब से इतना ज़्यादा बेटे परेशानी पैदा हो जाती है कि आगे फिर दोबारा से लाइफ पैदा होना इस धरती पर लगभग या तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, या अगर पॉसिबल होगा तो उसमें लाखों साल लग सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लो हम लोग कितने ज़्यादा खतरे में बैठे हुए हैं। तो ये एक आइडिया है बच्चों, एक बार इस टॉपिक को आप चाहो तो देख लेना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, हाँ, लेकिन इससे आपका चैप्टर अब पूरी तरह फिनिश हो गया है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।